चुप रहो विश्वासघाती। सबूत चीख चीख कर तुम्हारे धोखे की गवाही दे रहे हैं। जल लोक के प्राचीन नियम के अनुसार जो रक्षक ही विनाशक बन जाए उसे यहां एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी जल शक्तियां, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी पहचान सब अभी इसी क्षण लुप्त की जाती है। जाओ और धरती की तुच्छ धूल में अपना जीवन बिताओ। तुम जल लोक के लिए मर चुके हो। देखते ही देखते संजय की सारी शक्तियां और यादें उससे छीन ली गईं। अगले ही पल उसे उस जादुई झरने से नीचे धकेल दिया गया और वो एक तिनके की तरह सीधा धरती लोक पर जा गिरा। चुप रहो दग्ध, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। ना ना, हमदर्दी नहीं, मैं तो तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। पर देखो, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अभी भी जलता हुआ श्राप हूं। मेरा हाथ थाम लो, हम दोनों मिलकर उस संजय को जलाकर राख कर देंगे और इस जल लोक पर आग का राज करेंगे। बोलो, क्या तुम मेरी होगी? सरिता, आज तूने जी भर के पानी पी लिया है। देख, शाम गहरी हो गई है, अब बस भी कर, घर चले। अचानक हवा का एक झोंका आया। संजय की नाक में एक ऐसी सुगंध आती है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। ये महक, ये तो न समुद्र की है न नदी की। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में कोई रहस्यमय इत्र घुल गया हो। इस पथरीले रास्ते पर इतनी अलौकिक खुशबू कहाँ से आ सकती है? अरे सुनो, कौन हो तुम? ठहरो, आगे का रास्ता सुरक्षित नहीं है। अरे कहाँ जा रही हो? अरे सुनो। अजीब है, ये युवती तो यहाँ की नहीं लगती और ये चुपचाप भाग क्यों रही है? मुझे इसके पीछे जाना होगा। ये क्या अजूबा है? वो पानी के अंदर गायब हो गई। ये कोई साधारण झरना नहीं है। अगर मैं आज इस द्वार के अंदर नहीं गया तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पछतावा हमेशा रहेगा कि उस बार क्या था और वो युवती कौन थी। मुझे जाना ही होगा। सपनों की सरहदें जहां खत्म होती हैं, वहीं से जल लोक की रहस्यमयी दुनिया शुरू होती है। यहाँ की हवा में लहरों का संगीत है और पानी में चांदनी की चमक। जहाँ हर बूंद एक कहानी कहती है और हर तरंग एक नया रहस्य समेटे हुए है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैं अभी होश में हूँ या ये कोई अप्सराओं का देश है? चारों ओर सिर्फ पानी और नीली रोशनी है और इनकी चमक जैसे हजारों जुगनू एक साथ नाच रहे हों। इतना सुंदर नजारा धरती पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो साक्षात स्वर्ग जैसा लग रहा है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है। पर वो युवती कहाँ गई? वो तो इसी रास्ते से आई थी। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये कौन सी दुनिया है, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। मुझे उस युवती को ढूंढना होगा, वही मेरे इन सवालों का जवाब दे सकती है। संजय की नजरें उसी रहस्यमय युवती को ढूंढ रही थीं। पर जब वो सामने आई तो उसका रूप किसी मानवीय कल्पना से परे था। वो अब केवल एक युवती नहीं, बल्कि जल की धाराओं से बनी एक अलौकिक सुंदरी लग रही थी। ये तो वही युवती है, पर ये इतनी बदल कैसे गई? धरती पर तो ये एक साधारण इंसान लग रही थी। यहाँ तो इसके चारों ओर जल की परतें हैं, पर ये पानी, ये इसे इतनी सावधानी से क्यों संभाल रही हैं? क्या ये यहाँ की रखवाली करती हैं या कोई?
संजय चुपचाप साए की तरह उस दिव्य सुंदरी के पीछे पीछे चलने लगा। ऊंचे ऊंचे जादुई जल स्तंभों और चमकती गलियों को पार करते हुए वो एक भव्य महल के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही संजय के होश उड़ गए। वो युवती ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थी, जहां दर्जनों पहरेदार और सहेलियां उसकी एक आवाज पर सर झुकाए खड़ी थी। वो कोई और नहीं, जल लोक की राजकुमारी थी। प्रणाम राजकुमारी जल्पा, क्षमा करें पर द्वार पर एक अजनबी युवक खड़ा है। वो आपसे मिलने के लिए बेहद बेचैन है और खुद को धरती का निवासी बता रहा है। क्या उसे अंदर आने की अनुमति है? धरती लोक से उसे यहाँ का रास्ता कैसे मिला? ठीक है, उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हम भी देखें कि उस साधारण इंसान में इतना साहस कहाँ से आया। तो ये परेशान करने वाला इंसान मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच ही गया। इसे लगा होगा कि मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगी। धोखेबाज, सालों बाद फिर से वही चेहरा लेकर मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज इसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत भ्रमित हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप धरती पर कौन थीं और मैं यहाँ इस दुनिया में कैसे पहुँच गया? कृपया मुझे सच बताइए। बस अपने मुंह से मेरा नाम लेने का साहस मत करना, नीच इंसान। सैनिकों, देखते क्या हो, इस ढोंगी और धोखेबाज को अभी के अभी सूखी नदी की काल कोठरी में डाल दो। इसे याद दिला दो कि जल लोक में धोखेबाजों का अंजाम क्या होता है। जल्पा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम वही युवती हो ना जो भी कुछ देर पहले धरती पर मेरे सामने थी। मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया था। ऐसे कैसे बदल सकती हो तुम? मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? उसे सूखी नदी की काल कोठरी में फेंक दिया गया, जहां दीवारों पर पानी नहीं बल्कि तीखी प्यास और जलते रेत के कण उगे थे। आखिर वो कौन थी? उसने मुझे अपराधी क्यों कहा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मुझे यहां बंदी क्यों बनाया गया? मुझे जानना ही होगा कि इस दुनिया का मुझसे क्या रिश्ता है। मुझे यहां से निकलना होगा, पर कैसे? अरे, ये तो सरिता है। ये यहां कैसे आ गई? लगता है ये भी मेरा पीछा करते करते उस झरने में घुस आई थी। अब मुझे इसे ही अपनी आजादी का रास्ता बनाना होगा। सरिता, सरिता, मैं इधर हूं, सुन रही है? सरिता, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे आजाद करो। सरिता, आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी आजाद नहीं हो पाता। तूने मेरी जान बचा ली। अब मुझे उस राजकुमारी का सच और अपनी पहचान का पता लगाना ही होगा। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। संजय महल के गुप्त रास्तों से होते हुए घने जल कुंजों की ओर बढ़ा ही था कि तभी उसके सामने एक चांदी जैसी चमक उतरी। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने तरंगा खड़ी थी, एक नन्ही और सुंदर जल किरण जैसी अप्सरा। तुम कौन हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी सुंदर जल किरण कभी नहीं देखी। तो मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? सेनापति संजय, आप वाकई मुझे नहीं पहचान रहे। लगता है उस दग्ध युद्ध की चोट और जल चक्र के प्रहार ने आपकी याददाश्त हमेशा के लिए छीन ली है। सेनापति, तुम मुझे ये क्या कह रही हो? मैं कोई सेनापति नहीं हूँ। मैं तो पास के गांव का एक साधारण सा चरवाहा हूँ। और तुम मुझे विश्वासघाती क्यों कह रही हो? सेनापति, जिसे आज आपने सिंहासन पर देखा, वो राजकुमारी जल्पा आपकी प्रेमिका थी। आप दोनों का प्रेम इस जल लोक की सबसे गहरी कहानी थी। पर आज उनकी नजरों में आप एक विश्वासघाती हैं। उन्हें लगता है कि आपने ही राजा जी को धीमा विष देकर इस राज्य को हथियाने की कोशिश की थी।
नहीं, ये झूठ है। मैं किसी राजा को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। तरंगा, मुझे मेरी पूरी कहानी बताओ। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? मैं ये सब क्यों भूल गया? मैं सच जानना चाहता हूं। तो सुनो सेनापति, उस सच को सुनो जो इन जल तरंगों में दबा दिया गया था। उस समय को याद करो जब तुम इस राज्य के रक्षक थे और राजकुमारी जल्पा तुम्हारी छाया थी। जलकुंज में एक एकांत कोने में, जहां रंग बिरंगी जल लताएं खिली हैं, संजय लेटा हुआ है। उसका सिर राजकुमारी जल्पा की गोद में है। जल्पा धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेर रही है। दोनों के चेहरों पर असीम शांति और प्रेम है। संजय, इस पूरी कायनात में अगर कहीं शांति है तो वो बस यही है, तुम्हारे पास। इस खामोशी में ऐसा लगता है जैसे लहरें थम गई हों, और मुझे लगता है कि जब तक तुम मेरे पास हो, इस जललोक का कोई अहित नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरे सेनापति नहीं हो संजय, तुम मेरी हर लहर के रक्षक हो। और मैं वादा करता हूं जल्पा, जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है, मैं तुम्हारी और इस नगरी की रक्षा करूंगा। हमारा प्रेम इस दुनिया की सबसे गहरी मिसाल बनेगा। सच्चा प्रेम जहां विश्वास की बुनियाद पर खड़ा था, वहीं परछाई में एक ऐसा झर पनप रहा था जिसकी कल्पना भी मुमकिन न थी। राजकुमारी जल्पा की सबसे खास और भरोसेमंद सहेली नीरा, जिसे जल्पा अपनी बहन से बढ़कर मानती थी, आज उसी की खुशियों को अपने क्रोध से झुलसा रही थी। वो अपने होठों को काट रही थी, जैसे अपना गुस्सा दबा रही हो। मिसाल? तुम दोनों का प्रेम मिसाल नहीं, मेरे रास्ते का जलता पत्थर है। संजय, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें सिर्फ मुझसे प्रेम करना चाहिए था। इस जल्पा ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। पर याद रखना, जो जलकली सबसे खूबसूरत होती है, उसे सुखाने में उतना ही मजा आता है। मैं तुम दोनों की इस हंसती खेलती दुनिया को तबाह कर दूंगी। अगर संजय मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं होगा। तभी दूर से शाही शंख की आवाज सुनाई देती है। संजय और जल्पा चौंक कर खड़े हो जाते हैं। शायद जल राजा ने याद किया है। मुझे जाना होगा संजय। जाओ, पर जल्दी आना। मेरा मन तुम्हारे बिना बेचैन होता है। संजय दरबार की ओर जा रहा है। तभी एक सुनसान गलियारे में नीरा उसका रास्ता रोक लेती है। उसके चेहरे पर बेचैनी है और आंखों में उम्मीद। संजय, ठहरो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बात मेरे सीने में बरसों से दबी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ संजय। जल्पा तो राजकुमारी है, उसके पास सब कुछ है, पर मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। क्या तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करोगे? ये तुम क्या कह रही हो नीरा? तुम तो जल्पा की सबसे अच्छी सहेली हो, और तुम जानती हो कि मेरा दिल, मेरी रूह और मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी जल्पा के लिए समर्पित है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ करना नीरा, पर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। मोहब्बत जब ठुकराई जाती है तो वो इबादत नहीं, झर बन जाती है। संजय के इन शब्दों ने नीरा के भीतर की दोस्त को मार दिया। नीरा गुस्से में तमतमाती हुई महल के पिछले हिस्से की ओर भागी, जहां उसकी टक्कर दग्ध से हुई, जो एक जलता हुआ राक्षस था, जिसकी एक नजर से पानी उबलने लगता था। ओहो, तो क्या हुआ नीरा? हमारे महान सेनापति संजय ने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया? आखिर वो अपनी राजकुमारी के सिवा और किसी को छू भी नहीं सकता। चुप रहो दग्ध, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। ना ना, हमदर्दी नहीं, मैं तो तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। पर देखो, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अभी भी जलता हुआ श्राप हूं। मेरा हाथ थाम लो,
हम दोनों मिलकर उस संजय को जलाकर राख कर देंगे और इस जल लोक पर आग का राज करेंगे। बोलो, क्या तुम मेरी होगी? संजय, तुमने आज सिर्फ मेरा प्यार नहीं ठुकराया, बल्कि मेरी आत्मा को जला दिया है। आज से मेरी मोहब्बत खत्म और मेरा बदला शुरू। मैं इस दग्ध का हाथ सिर्फ इसीलिए थाम रही हूं ताकि तुम्हारी और उस राजकुमारी की हंसती खेलती दुनिया को जलती हुई राख कर सकूं। मैं अपने इस प्यार की बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। ठीक है दग्ध, मुझे मंजूर है। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। मैं उन्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। यही तो मैं सुनना चाहता था। अब देखना, हम दोनों मिलकर इस जललोक में ऐसी ज्वाला लाएंगे कि उन दोनों के पास सिवाय भाप के कुछ नहीं बचेगा। रात का समय है। जल राजा अपने कक्ष में बेसुध पड़े हैं। नीरा और दग्ध ने बड़ी चालाकी से विष की शीशी संजय के कक्ष में रख दी है और सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए हैं। तभी राजकुमारी जल्पा रोती हुई वहां पहुंची। देखिए राजकुमारी, जल राजा की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आपका ये प्रिय सेनापति है। इसके कक्ष से वही विष मिला है जो राजा को दिया गया। संजय, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे पिता, जिन्होंने तुम्हें बेटे से बढ़कर माना, उनकी जान लेने की कोशिश की तुमने। तुम कैसे प्रेमी हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इस जललोक पर राज करने के लिए आग जैसा व्यवहार किया। नहीं जलपा, ये सब झूठ है। मेरी बात तो सुनो। मैं कभी जल राजा का अहित करने का सोच भी नहीं सकता। ये किसी की साजिश है। दग्ध, ये राक्षस हमें खत्म करना चाहता है। ये इस जल लोक को जलाना चाहता है। बस करो, मैंने अपनी आंखों से सबूत देखे हैं। मैंने अपने पिता के बाद तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी, लेकिन तुमने सत्ता के लालच में सब कुछ दाग दिया। तुम इस नगरी के रक्षक नहीं, भस्म करने वाले हो। ठहरो। ये पावन जल भूमि की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। सेनापति संजय, जिन हाथों को जल की रक्षा का उत्तरदायित्व मिला था, उन्हीं हाथों ने आज यहां के जल सम्राट के जीवन में विष खोला है। ये अपराध क्षमा की योग्य नहीं है। जल गुरु, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूं। ये सब दग्ध और नीरा का षड्यंत्र है। दग्ध जल लोक को जलाकर खत्म करना चाहता है। चुप रहो विश्वासघाती। सबूत चीख चीख कर तुम्हारे धोखे की गवाही दे रहे हैं। जल लोक के प्राचीन नियम के अनुसार जो रक्षक ही विनाशक बन जाए, उसे यहां एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी जल शक्तियां, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी पहचान सब अभी इसी क्षण लुप्त की जाती है। जाओ और धरती की तुच्छ धूल में अपना जीवन बिताओ। तुम जल लोक के लिए मर चुके हो। देखते ही देखते संजय की सारी शक्तियां और यादें उससे छीन ली गईं। अगले ही पल उसे उस जादुई झरने से नीचे धकेल दिया गया और वो एक तिनके की तरह सीधा धरती लोक पर जा गिरा। सेनापति, अब आप समझ गए होंगे कि राजकुमारी जल्पा के दिल में इतनी नफरत क्यों है। असल में वो पत्थर दिल नहीं है, बल्कि अपने पिता के जीवन के लिए तड़प रही है। और अब दग्ध, वो राक्षस, जल लोक पर हमला करने वाला है। मैं उन्हें बचाने के लिए धरती लोक पर दिव्य जड़ी बूटी लेने गई थी, लेकिन नीरा और दग्ध की साजिशों के कारण मैं अब तक खाली हाथ हूँ। जल राजा की हालत पल पल बिगड़ रही है और दग्ध सेना लेकर आ रहा है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे सब समझ तो आ रहा है तरंगा, लेकिन मैं खुद पर यकीन कैसे करूं? मेरा दिमाग तो मान रहा है, पर मेरी रूह अब भी खाली है। मेरी पूरी याददाश्त वापस कैसे आएगी? मैं फिर से वही पुराना सेनापति कैसे बनूंगा और उस राक्षस दग्ध को कैसे हराऊंगा? इसका भी मार्ग है।
जल गुरु ने आपकी यादें छीनी थी, पर उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता था। मेरे पास अमर जलाशय का पवित्र जल है। सेनापति, यादें तो इस पवित्र जल से वापस आ जाएंगी, लेकिन आपका वो दिव्य शरीर और वो सेनापति वाला रूप तब तक वापस नहीं आएगा जब तक स्वयं जलगुरु नहीं चाहेंगे। और दग्ध को केवल आप ही हरा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जल और अग्नि दोनों हैं। तरंगा ने संजय को अमर जलाशय का पवित्र जल पीने को दिया। जैसे ही उस जल की बूंदें संजय के गले से नीचे उतरी, उसकी खोई हुई याददाश्त एक पल में वापस लौट आई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर से यहाँ आ गए। सैनिकों, इस विश्वासघाती को पकड़ लो और काल कोठरी में डाल दो। जलपा, रुक जाओ। आज तुम्हें मेरी बात पूरी सुननी होगी। यदि मैं गुनहगार हूं तो मुझे मौत दे देना, पर पहले जल राजा को तो देख लो। मैं उनके लिए अग्निपुष्प की दिव्य औषधि लाया हूं, जो केवल दग्ध की आग में ही खिलता है, और मैं उसे ले आया। राजकुमारी, शास्त्र कहते हैं कि इस अग्नि पुष्प को कोई पापी या अपराधी इंसान छू भी ले तो वो राख बन जाता है। लेकिन आज मैं अपनी बेगुनाही और अपने प्रेम की परीक्षा सबके सामने दूंगा। हे अग्नि पुष्प, यदि राजकुमारी जलपा के लिए मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मैंने कभी जल राजा या इस नगरी का बुरा नहीं सोचा है, और यदि मैं निर्दोष हूं, तो अपनी शक्ति प्रकट करो और जल राजा के शरीर से उस विष का अंत कर दो। जैसे ही संजय ने अग्नि पुष्प पर हाथ रखकर अपने निष्पाप होने की शपथ ली, उस फूल से एक अत्यंत तीव्र और गर्म सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी सीधे जल राजा के हृदय में समा गई। देखते ही देखते जल राजा के चेहरे की पीड़ा गायब हो गई और वो एक गहरी सांस लेकर उठ खड़े हुए। बेटी जलपा, आज जो तुमने अपनी आंखों से देखा है वही परम सत्य है। 1 महीने पहले जब मुझसे मेरी जुबान छीन ली गई थी, तब मैं बेबस था, पर अंधा नहीं। मुझे विष संजय ने नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे प्रिय सखी नीरा और इस राक्षस दग्ध ने मिलकर दिया था। मैं अपनी आंखों से सब देख रहा था, पर शरीर में जान नहीं थी कि बोल सकूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नीरा का चेहरा पीला पड़ गया और ठीक उसी क्षण दूर क्षितिज पर आग की लपटें दिखाई दी। दग्ध ने हमला कर दिया था। पूरा जललोक कांप उठा। संजय, मुझे माफ कर दो। मैं दग्ध के डर में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने सच्चे रक्षक को नहीं पहचान पाई। मैंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुमने फिर भी मेरे पिता की जान बचाई और हमारे पूरे जललोक को उस राक्षस से बचा लिया। और नीरा,
तुमने एक राक्षस से हाथ मिलाकर हम सबको जलाने की साजिश रची। तुम्हारी इस धोखेबाजी की कोई माफी नहीं है। जलपा, मुझे माफ कर दो। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने उस दोस्ती का खून किया जिसने मुझे हमेशा गले लगाया। मैं इस सजा की हकदार हूं। मुझे क्षमा कर दो। नीरा, तुमने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए तुम्हें प्राणदान मिलता है, पर दंड तो भुगतना ही होगा। तुम्हें अगले 10 साल तक इस नगरी में एक साधारण मछली बनकर रहना होगा। तुम अपनी सेवा से इस नगरी को ठंडक दोगी और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। मुझे मंजूर है जलगुरु। मैं इसी सेवा के जरिए अपने पाप धोना चाहती हूँ। मीरा, देखो, ये जललोक है। यहाँ की हर बूंद में नफरत का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो आग को भी पानी से बुझाना पड़ता है। तुमने इस पावन नगरी में ईर्ष्या के बीज बोए थे, इसीलिए आज नियति ने तुम्हें खुद एक मछली बना दिया ताकि तुम प्रेम का महत्व समझ सको। भले ही तुमने मेरे साथ छल किया, पर मेरी परवरिश और इस नगरी की शोभा यही सिखाती है कि हम अपनों को त्यागते नहीं। मैं प्रतिदिन अपने हाथों से तुम्हें खाना दूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी।